साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। यूरोप में बम गिर रहे थे। एशिया में जापान से यूरोप की सेनाएं भिड़ रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में यानी कि आज के बंगाल और बांग्लादेश में लाखों लोग बिना आवाज के मर रहे थे। इतिहास की किताबों में यह घटना बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 के नाम से दर्ज है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि इस अकाल में करीब 30 लाख लोग भूख, बीमारी और बेबसी से मारे गए थे। बड़ा सवाल ये नहीं है कि अकाल क्यों आया, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि जब लोग मर रहे थे तब देश के बड़े नेता कहां थे और क्या कर रहे थे। 4 नाम, चर्चिल, गांधी, नेहरू और बोस, और 5वां नाम सरदार पटेल का। सभी ने इस त्रासदी को देखा, पर उन्होंने इस त्रासदी से निपटने के लिए क्या किया। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1943 का बंगाल सिर्फ एक जंग का मोर्चा नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के गर्व का हिस्सा भी था। खेती से लेकर ट्रेड तक बंगाल अंग्रेजों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसी साल ब्रिटेन का दुश्मन जापान सेना लेकर बर्मा पहुंच गया था। बर्मा पर कब्जे के चलते ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा के नाम पर बंगाल के कोस्टल इलाकों से पानी के जहाज और चावल का स्टॉक जब्त कर लिया। सरकार का लॉजिक था कि अगर जापानी सेना भारत में दाखिल हो गई तो उन्हें खाने का सामान ना मिले। इसे ऑफिशियल रूप से बोट डिनायल पॉलिसी भी कहा गया। ब्रिटेन के इस कदम से करीब 40,000 नावें जब्त कर ली गई। इन नावों के बिना किसान अपने धान को बाजार तक नहीं पहुंचा पाए। इससे 15 लाख टन चावल की सप्लाई अचानक से रुक गई। गांवों में रखा अनाज सड़ गया और शहरों में दाम 3 गुना बढ़ चुके थे। प्राइस पर कंट्रोल की बजाय ब्रिटिश ऑफिसर्स ने फ्री मार्केट मैकेनिज्म के नाम पर व्यापारियों को जमाखोरी की खुली छूट दे दी। इसको आप ऐसे समझो कि जब सरकारी आंकड़े ये दिखा रहे थे कि प्रोडक्शन में सिर्फ 5 से 7% की गिरावट आई है, तब भी लाखों लोग खाने के लिए एक एक मुट्ठी चावल को तरस रहे थे। इन सब के अलावा कमजोर मानसून ने भी खेती को तोड़ कर रख दिया। रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल के गांव अपनी ही भूख में जलने लगे। लोगों ने अपने बर्तन, कपड़े घर तक बेच दिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल के लिए। अब सवाल आता है कि ब्रिटेन ने जंग के लिए तो राशन कर लिया सारे अनाज को, लेकिन ब्रिटेन ने जनता के लिए क्या किया। जब बंगाल में अकाल से लोग जूझ रहे थे, तब लंदन में बैठे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को इन सब की खबर मिल रही थी। पर इस अकाल को लेकर उनके जवाब इतिहास की सबसे क्रूर लाइंस में से गिने जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भारत को अनाज क्यों नहीं भेजा जा रहा, तो उन्होंने कहा, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, यानी भारतीय खरगोशों की तरह बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि अगर भारत में लोग मर रहे हैं तो ये उनकी अपनी गलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ब्रिटिश जहाज उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से अनाज लेकर यूरोप के सैनिकों को भेज रहे थे। भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो और बाद में आर्चिबाल्ड वोवेल, इन दोनों ने बार बार लंदन को खत भेजे कि बंगाल में लोग हजारों की संख्या में भूख से मर रहे हैं, राहत भेजिए। लेकिन चर्चिल ने हर बार एक ही जवाब दिया, वी हैव नो शिप्स टू स्पेयर, यानी भारत के लिए अब कोई जहाज नहीं बचा, क्योंकि सभी यूरोप के मोर्चे पर है। इतना ही नहीं, जब वेवेल ने चर्चिल से राहत की गुजारिश की तो चर्चिल ने बेहद ठंडेपन से कहा, इफ देयर इज फमाइन इन इंडिया, व्हाई इजंट गांधी डेड येट। मतलब ये आदमी जो ब्रिटेन में हीरो की तरह पूजा जाता है हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उसे इस बात की चिंता थी कि गांधी जी कैसे बच गए, जबकि बंगाल में लाखों लोगों की मौत से उसे कोई मतलब नहीं था। उस दौर के भारत के सचिव लियो एमरी ने अपनी डायरी में बाद में लिखा, मुझे कहते हुए शर्म आती है, पर चर्चिल भारत के मामले में अब हिटलर से अलग नहीं रहा। 1942 के बाद भारत से लाखों टन अनाज ब्रिटेन भेजा गया और उसी वक्त बंगाल में लोग मिट्टी और पत्ते खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है दोस्तों कि इस घटना पर इतिहासकार लिखते हैं कि बंगाल का अकाल कोई प्राकृतिक या नेचर मेड डिजास्टर नहीं था। यह अकाल बनाया गया अकाल था जिसे रोका जा सकता था। आर्थर हरमन जैसे ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि चर्चिल की प्राथमिकता सिर्फ युद्ध को जीतना था, भारत का अकाल नहीं। उनके हिसाब से द ब्रिटिश एम्पायर वॉज ओवर स्ट्रेच्ड एंड द शिपिंग क्राइसिस मेड फूड मूवमेंट नियरली इम्पॉसिबल। हरमन का कहना था कि अगर चर्चिल ने भारत को प्राथमिकता दी होती तो यूरोप में ब्रिटिश सेनाएं कमजोर पड़ सकती थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई भी युद्ध इतना बड़ा होता है कि लाखों निर्दोषों की जान की कीमत पर लड़ा जाए। ब्रिटेन के ही एक अधिकारी जॉन टायलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इट वॉज नॉट लैक ऑफ फूड बट लैक ऑफ विल दैट किल्ड बंगाल। 1943 में लंदन में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के पास एक पतली सी रिपोर्ट आई थी। इसमें लिखा था, फूड सिचुएशन इन बंगाल क्रिटिकल, मिलियन स्टार्विंग।
इस रिपोर्ट पर चर्चिल ने हाशिए में लिखा था, रिलीफ टू इंडिया मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द वॉर एफर्ट। ये वही नेता थे जो हिटलर को क्रूर बताते थे और खुद की क्रूरता का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आप खुद देखो ना कि ये कितने बड़े डबल स्टैंडर्ड हैं कि दुनिया के एक छोर पर ब्रिटेन अपनी मोरल वॉर लड़ रहा था और उसको प्रोपोगेट कर रहा था, और दूसरे छोर पर अपने फायदे के लिए भारत के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब लॉर्ड वेवेल ने लेटर लिखा कि हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं और तुरंत राहत का काम शुरू करने की जरूरत है, तब सरकारी गेस था कि राजधानी में हर दिन 2000 लोग भूख से मर रहे थे। इसकी जगह पर लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई रिलीफ प्रोग्राम चलाने की बजाय ऑर्डरली डिस्पोजल ऑफ कॉर्प्सेस की नीति अपनाई, यानी मरने वालों की लाशें जल्दी से हटाने के आदेश दिए गए ताकि पब्लिक मोराल पर असर ना पड़े। दोस्तों, ये तो हो गई बात सरकार की, जो लंदन में बैठी थी, जिसको भारत का बस फायदा उठाना था। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे जो कि इस देश की फिक्र करते थे, इस देश के नेता थे? कहाँ थे महात्मा गांधी और नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता? दोस्तों, बंगाल के अकाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि जिस वक्त बंगाल के लोग भूखे मर रहे थे, उस वक्त देश के सभी बड़े नेता, फिर चाहे वो गांधी जी हों, पटेल हों, नेहरू हों, ये सभी जेल में बंद थे। 1943 में जब अकाल अपने चरम पर था, तब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के चलते गिरफ्तार किए जा चुके थे। वो 1942 से लेकर मई 1944 तक पुणे के आगा खान पैलेस में कैद थे। जेल की इन दीवारों ने उन्हें लाखों भूखे लोगों तक पहुंचने या किसी भी तरह के प्रत्यक्ष जन आंदोलन को संगठित करने से रोक दिया। उनकी मौजूदगी और उनकी लीडरशिप, जिसकी अकाल के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। हालांकि गांधी जी ने अपनी कैद के दौरान भी बंगाल की हालत पर बहुत चिंता व्यक्त की। जेल से ही उन्होंने कई पत्र और लेख लिखे जो हरिजन और द बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लताड़ते हुए राहत कार्य में बाधा डालने और खाद्य पदार्थों के बहुत ही इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की आलोचना की। तो बात यह है कि गांधी जी ने कुछ पत्र लिखे, कुछ लेखों में चिंता जताई, पर जिस बात के लिए वो जाने जाते थे, बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए, लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर देने के लिए, वो उस वक्त नहीं कर पाए क्योंकि वो कैद में थे। यही वजह है कि बंगाल में जब लाशें सड़कों पर पड़ी थी, गांधी जी की आवाज़ बहुत कम सुनाई दी या ना के बराबर सुनाई दी। लेकिन सवाल है कि गांधी जी के बाद सुभाष बाबू क्या कर रहे थे? दोस्तों, 1943 के दौरान सुभाष चंद्र बोस जेल में नहीं थे, लेकिन वो देश में भी नहीं थे। ब्रिटिश सत्ता की जड़ को हिलाना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। जब बंगाल भूख से मर रहा था, तब वो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का झंडा उठा रहे थे। उस वक्त वो सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो के लिए लगातार प्रसारण कर रहे थे। उन्होंने इस त्रासदी को भारत की गुलामी की जड़ बताया। ये उनके शब्द थे कि अ नेशन एनस्लेव्ड कैन नॉट फीड इट्स पीपल। बोस ने जापान, जर्मनी, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की स्थिति पर खुलकर बात की। उन्होंने विदेशी रेडियो पर कहा, यह अकाल नहीं, हत्या है। उनके लिए चर्चिल अपराधी था और आज़ादी तुरंत मिलनी बहुत ज़रूरी थी, और वो इसके लिए लड़े तो, लेकिन भूख से मुक्ति की लड़ाई में उनसे भी लोगों को, बंगाल के लोगों को बहुत कुछ खास नहीं मिला। जाहिर है क्योंकि वो खुद देश में नहीं थे और वो अलग लड़ाई लड़ रहे थे। अब दोस्तों, इस कहानी में बच जाते हैं पंडित नेहरू। गांधी जी की तरह ही जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश हुकूमत की जेल में बंद थे, लेकिन बंगाल में हो रहे इस मानवीय संकट से वो अनजान नहीं थे। उन्होंने अपने लेटर्स में लिखा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर है। बाद में रिहाई के बाद जब उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाषण दिया, तो उनके शब्दों में दर्द साफ झलकता था। बंगाल का अकाल किसी राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं, हमारी मानवता की परीक्षा है, ऐसा उन्होंने कहा। नेहरू ने ब्रिटिश पॉलिसी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस सरकार के पास युद्ध के लिए जहाज और हथियार भेजने की ताकत है, वो अपने ही भूखी प्रजा तक भोजन नहीं पहुंचा पा रही, या शायद पहुंचाना चाहती ही नहीं थी। तो दोस्तों, सभी नेताओं ने नोटिस तो किया और अपनी राय भी दी, लेकिन भूख से मर रही बंगाल की जनता की मदद को कोई पहुंच नहीं पाया। नेहरू की तरह सरदार पटेल के भी हाथ बंधे हुए थे। पटेल को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया। वो 1942 से 1945 तक लगातार जेल में थे। चूंकि पटेल जेल में थे, उनकी सीधी कार्रवाई की बजाय उनके निजी पत्राचार और बाद के बयानों में ही अकाल पर उनके रिएक्शन मिलते हैं। गांधी जी की तरह पटेल ने भी अपनी बेटी मणिबेन पटेल के माध्यम से संदेश और लेटर भेजे, लेकिन ये मेनली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और पर्सनल हेल्थ पर जो है सेंट्रलाइज थे। मौजूदा रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने अकाल की स्थिति के बारे में अच्छी खासी चिंता व्यक्त की, लेकिन जेल में होने की वजह से वो कोई पब्लिक लेख या फिर पत्र नहीं जारी कर पाए, जैसा कि गांधी जी ने किया था।
बाद में जब वो रिहा हुए तो उन्होंने कांग्रेस की इस कॉमन राय का समर्थन किया कि बंगाल का अकाल नेचुरल नहीं था बल्कि मैन मेड डिजास्टर था। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों, युद्ध संबंधी जमाखोरी जो कि चावल और नौ को रोक लिया गया था, और चर्चिल एडमिनिस्ट्रेशन की एक क्रिमिनल उदासीनता का परिणाम था। जेल से रिहा होने के बाद पटेल ने अपने भाषणों और कांग्रेस के फैसलों में इस बात को हाईलाइट किया कि ब्रिटिश राज ने शासन करने का अपना मोरल अधिकार खो दिया है, और बंगाल का काल इस नाकामी का सबसे बड़ा सबूत था। अब दोस्तों, अगर ये लोग बाहर नहीं होते तो शायद बंगाल का काल इतना भीषण नहीं होता और ब्रिटिश हुकूमत वो क्रूरता नहीं कर पाती जो बंगाल के लोगों को झेलनी पड़ी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताना। लेकिन सवाल तो ये भी है कि उस समय बंगाल की सरकार क्या कर रही थी। दोस्तों, जब बंगाल का अकाल पड़ा तो इसका एक ये सच भी है कि भारत में प्रांतीय सरकारें भी इस सिचुएशन को नहीं संभाल सकी। बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक और बाद में ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो कि 1945 तक बंगाल के सीएम थे, उन्होंने रिलीफ प्रोग्राम में सही से काम नहीं किया। राशन कार्ड अमीर इलाकों में पहले पहुंच गए, जबकि जो ग्रामीण बंगाल था, खासतौर पर मिदनापुर, बर्धमान और दिनाजपुर, ये भुखमरी से मर रहे थे। इस पर से जमाखोरी ने अकाल को और भड़काया। हालांकि ये भी एक सच है कि इस सरकार के हाथ भी ब्रिटिश एम्पायर ने बांध रखे थे, क्योंकि ये इसी के अंडर आते थे। यही वजह है कि मदद भी लिमिटेड रही। सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल के अकाल की खबरें आम लोग तक भी बहुत मुश्किल में पहुंच पा रही थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश प्रेस पर सेंसरशिप थी। अकाल की तस्वीरें छापना मना था। लंदन के अखबारों में इस त्रासदी का नाम तक नहीं लिया गया, पर एक व्यक्ति ने पूरा जोखिम उठाया, रिस्क लिया। इनका नाम था इयान स्टीफेंस। स्टीफेंस द स्टेटमेंट्स अखबार के एडिटर थे। उन्होंने भूख से मरते लोगों की तस्वीरें छापी। ब्लैक एंड व्हाइट कागज पर नंगी हड्डियों का सच उभर कर सामने आ गया। उन्हीं तस्वीरों ने फिर दुनिया को झकझोरा। चर्चिल की इमेज टूटने लगी, पर तब तक लाखों लाशें मिट्टी में दफन हो चुकी थी। इतिहास को देखकर यह कहा जा सकता है कि कभी कभी युद्ध बंदूकों से नहीं, भूख से जीते जाते हैं। चर्चिल ने युद्ध जीता, पर वो इंसानियत की जंग हार गया। गांधी और नेहरू ने नैतिकता बचाई, पर हाथ बंधे होने के चलते वो इंसानों को भूख से नहीं बचा पाए। 1944 में जब हालात एकदम ही कंट्रोल से बाहर चले गए, तब कहीं जाकर चर्चिल ने राहत भेजने की इजाज़त दी। हालांकि ये तो आपको भी पता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। लाखों लोग अपना घर छोड़ चुके थे। सबसे बेशर्मी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना को लेकर चर्चिल ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। 1945 में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भारत में हुई मौतों का अफसोस है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इट वॉज अ ट्रेजिक इंसिडेंट बट द फॉल्ट लाइज विद द इंडियंस देमसेल्व्स। हैरानी की बात यह है कि इस आदमी को 1953 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया जाता है अपने युद्धकालीन भाषणों के लिए, लेकिन उन भाषणों के पीछे छिपी थी बंगाल की वो चुप्पी जो आज तक नहीं टूटी। बंगाल फेमाइन कोई एक घटना नहीं थी दोस्तों, ये एक सवाल था कि जब इंसान भूखा मरता है तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता है? वो नेता जो आदेश देता है, कोई एक्शन लेता है, या वो जो चुप रहता है? कभी कभी इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं, मौन रहने वालों को भी दर्ज करता है। चर्चिल, गांधी, नेहरू, बोस और पटेल, इन सभी ने अपने अपने हिस्से का इतिहास लिखा, मगर बंगाल ने असल मायनों में इंसानियत की कीमत चुकाई। तो दोस्तों, ये थी बंगाल के अकाल की कहानी, और उस समय जो नेता थे उन्होंने कैसे इस अकाल को देखा, क्या कार्रवाई की और किस तरह से वो आगे बढ़े। अब आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।